सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ या फिर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, जो भी आप बोलें। जो पिछला चैप्टर था हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, वो इस चैप्टर्स के साथ ही चलेगा पैरेलल, मतलब एक वीडियो इस पे एक वीडियो उस पे, दोनों कंटिन्यू होंगे, दोनों साथ ही साथ चलेंगे। ये जो वीडियो है आपका, ये पहला वीडियो है और ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है। इसका मतलब ये है कि इस वीडियो में मैं आपको एक ओवरव्यू दूंगा इस चैप्टर का, इस चैप्टर में क्या है, इस चैप्टर में जो सेल है उसकी खोज किसने की, कैसे की, क्यों की, उसके बाद क्या हुआ, सेल थियरी क्या है, इन सब की एक बेसिक नॉलेज दूंगा आपको। और इसके बाद जो वीडियोस आएंगे ये डिटेल्ड होंगे, इसके सेल ऑर्गेनल या फिर जो भी टॉपिक है हमारा, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, जितने भी टॉपिक्स हैं उस पर डिटेल्ड आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, सबसे पहले चैप्टर का नाम है सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। क्यों बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ? सेल को ही क्यों कहा गया है, किसी और को क्यों नहीं? हाथ को क्यों नहीं, सर को क्यों नहीं, आँखों को क्यों नहीं, ब्रेन तो इतना इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो क्यों नहीं, स्टमक वो क्यों नहीं, इंटेस्टाइन जो फूड अब्जॉर्ब करने में और डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है वो क्यों नहीं, उसको बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्यों नहीं बोला जाता? हार्ट को क्यों नहीं बोला जाता? क्योंकि वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड सबको देता है। और लंग्स को क्यों नहीं? क्योंकि वही ऑक्सीजन लाके ब्लड में पहुंचाता है। द रीज़न बिहाइंड cell as the basic unit of life is that it is present in each and every living organism। मतलब ये है कि आप कोई भी ऑर्गेनिज्म हमें ढूंढ के दीजिए, प्लांट, एनिमल, बैक्टीरिया, कुछ भी, एल्गी, कोई भी ऑर्गेनिज्म लाइए हमारे पास, उसमें स्टमक हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, ब्रेन हो सकता है, नहीं हो सकता है, आँखें हो सकती हैं, नहीं हो सकती है, लेकिन एक चीज़ जो सभी में कॉमन है वो है सेल। हर एक में सेल तो आप ढूंढ ही पाएंगे। हाँ, ये बात अलग है कि वो ऑर्गेनिज्म शायद एक सेल से बना हो, या फिर 10 सेल से, या फिर 10 to the power 6 सेल से, या फिर 10 to the power 10 सेल से। बहुत रेंज जो है वेरिएट करता है नंबर ऑफ सेल्स में, और सिर्फ नंबर ही नहीं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स में, जो कि आप टिश्यू चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। और इस चैप्टर में भी मैं थोड़ा एक्सपोजर दूंगा। तो जिस भी ऑर्गेनिज्म को आप ले आए उसमें सेल तो मिलेगा ही मिलेगा, बिल्कुल पक्का। इसीलिए सेल को बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ कहा गया है। ओके, और फंक्शनल इसलिए कहा गया है, सेल इज़ ऑल्सो द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, क्योंकि जो भी फंक्शन सेल में होते हैं वो एक ऑर्गेनिज्म के लिए नेसेसरी होते हैं। नेसेसरी, ये तो काफ़ी हल्का शब्द हो गया। अर्थ यह है कि जो भी प्रोसेस कंडक्ट होते हैं उसके बिना कोई ऑर्गेनिज्म जी नहीं सकता। मान लीजिए कि आपके पैर कट गए, फिर भी आप जी सकते हैं। मान लीजिए आपका गला कट गया, यानी कि फेरिंग्स और लैरिंग्स, विंड पाइप के पास जो लैरिंग्स होता है, वॉइस बॉक्स, वो कट गया, फिर भी आप जी सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मेडिकल कंडीशन। कुछ लोगों के ब्रेन डेड हो जाने के बावजूद भी वो एक वेजिटेटिव स्टेट पे जीते हैं, जिसमें उनका ब्रेन या फिर बॉडी का कोई मोटररी फंक्शन नहीं रहता, लेकिन उनके सेल तब भी रिप्रोड्यूस करते रहते हैं और अलाइव रहते हैं। क्यों? क्योंकि सेल के सारे फंक्शन जो है वो कंटिन्यू हो रहे होते हैं। इसीलिए सेल को फंडामेंटल यूनिट भी बोला गया है। अब बारी है टाइप्स ऑफ सेल्स की, कि सेल कितने टाइप के हैं। देखिए, सेल हमारे पास 2 टाइप के होते हैं। एक होता है प्रोकार्योटिक और 2 होता है यूकार्योटिक। ये शब्द आपने सुने ही होंगे, लेकिन ये सेल किस बेस पर डिवाइडेड है? ये डिवाइडेड है ऑन दी टाइप ऑफ न्यूक्लियस। अब बोलेंगे अब न्यूक्लियस क्या है, सेल तो पढ़ा नहीं, तो न्यूक्लियस क्या है? अभी के लिए आप इतना याद रखिए कि टाइप ऑफ न्यूक्लियस पे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक 2 ब्रॉड डिविजन्स ऑफ सेल हैं। अब न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस सेल के अंदर एक ऑर्गेनेल है। क्योंकि सेल एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, हम इसे माइक्रोस्कोप के बिना नहीं देख सकते।
तो सेल और उसके अंदर की ऑर्गेनेल्स तभी डिस्कवर हुई जब जॉनसन नामक एक साइंटिस्ट ने कंपाउंड माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन किया। उसके बाद एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक, रॉबर्ट हुक और बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने इन माइक्रोस्कोप को यूज़ करके सेल के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें दी जो आज हम पढ़ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले सेल की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। जी हाँ, ये नाम याद रखिएगा क्योंकि कई बार ये एग्ज़ाम में डायरेक्टली आता है। लेकिन रॉबर्ट हुक ने देखा था कॉर्क। आपने कॉर्क देखा होगा, शैम्पेन की बोतल में होगा कॉर्क, पोरस मटेरियल, वो ट्री के बार्क से बनता है। उस कॉर्क को देखा था और उन्हें कुछ ऐसा दिखा था, समझ रहे हो आप, जैसे एक प्रिजन होता है। प्रिजन सेल में आप हनी कॉम्ब देखे होंगे, उसी तरह ये क्या थे, ये सेल्स के, डेड सेल्स के सेल वॉल थे। तो उन्हें तब ये नहीं पता था कि वो किसी लिविंग सेल्स के रिमेन्स देख रहे थे, लिविंग सेल्स के सेल वॉल्स को देख रहे थे, सेल्यूलोज को देख रहे थे। जब एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक, एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक, शायद थोड़ी स्पेलिंग गलत हो, ल्यूवेनहॉक, जब उन्होंने लिविंग सेल को पहली बार देखा तब उन्हें पता चला कि सेल कितना डिफ्रेंशिएट करता है। उन्होंने सिर्फ एक ही टाइप सेल नहीं देखा, ब्लड को देखा, उन्होंने फिर लीव्स को देखा और कई ऐसी चीज़ों को देखा। उसके बाद वो कंक्लूजन पे आए कि तकरीबन बहुत सारे ऑर्गेनिज्म सेल पे ही आधारित हैं। ये है दूसरा नाम। अब तीसरा नाम कौन है? तीसरा नाम है रॉबर्ट ब्राउन। जी हाँ, एक रॉबर्ट हुक थे और एक थे रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या की, उन्होंने सेल में न्यूक्लियस की खोज की। जी हाँ, जिस न्यूक्लियस के बारे में हम आज बात कर रहे थे उस न्यूक्लियस की खोज की रॉबर्ट ब्राउन ने। उनके पास थोड़ा एडवांस माइक्रोस्कोप आया था। उसके बाद आए हमारे पुरकिंजी। ये पुरकिंजी ने ये बताया कि सेल में एक न्यूक्लियस होता है और इसके बाहर इसका मतलब इसके सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड होता है उसे हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। उसके बाद एक आदमी आते हैं कैमिलियो गोल्जी। अब ये कौन है? इन्होंने गोल्जी अपैरेटस ढूंढा। तो ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट के नाम हमारे पास हैं जिन्होंने धीरे धीरे सेल मेम्ब्रेन, सेल के फंक्शंस और बहुत सारी, जब आप आगे बढ़ेंगे क्रिक एंड वाटसन का नाम सुनेंगे, क्रिक एंड वाटसन जिन्होंने डीएनए की खोज की, उसकी एक सही थ्योरी दी। लेकिन इन सब से पहले हम दो साइंटिस्ट के नाम जानेंगे, श्लेडेन और श्वान। अब ये कौन है भाई? श्लेडेन और श्वान वो दोनों हैं जिन्होंने इस सेल थ्योरी को जन्म दिया। उन्होंने रेवोल्यूशनाइज किया इस सेल थ्योरी को। तो सेल थ्योरी में क्या बताया गया है? सेल थ्योरी में ये बताया है कि पॉइंट 1, जितने भी एग्जिस्टिंग सेल्स हैं वो सब प्रीवियस सेल से ही प्रोड्यूस हुए हैं। ओके। दूसरी बात ये बताई गई कि एनिमल सेल्स, all the animals, all the plants, all the organisms are made up of cells। तो उन्होंने बोला कि प्री हिस्टोरिक काल से ही जितने भी सेल्स हैं आज तक वो सब पहले किसी सेल से ही रिप्रोड्यूस हुए हैं और जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब एक सेल, एक नहीं बहुत सारे सेल से बने हैं। एक सवाल आपके मन में ये आ सकता है कि भैया अगर हर एक सेल प्रीवियस एग्जिस्टिंग सेल से बना था तो पहला सेल किससे बना था? देखिए, पहला सेल एक कंपाउंड ऑफ केमिकल था। सेल कुछ नहीं, बस एक बहुत बड़ा कैलकुलेटेड और डायरेक्टेड केमिकल रिएक्शन का एक पार्ट है। ओके। तो जिस तरह एक पहला सेल बना था वो एक कंपाउंड ऑफ केमिकल से बना था। धीरे धीरे बहुत सारे केमिकल रिएक्शन बढ़ रहे थे और उसके बाद एक कंपाउंड धीरे धीरे मिलियंस ईयर्स ऑफ टाइम के अंदर एवोल्यूशन नहीं,
मैं बोल रहा हूँ टाइम के अंदर सेल बना, उसके बाद सेल बनने के बाद थियोरी ऑफ एवोल्यूशन हमारे